नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 से विज्ञान हिंदी वर्ग में 8वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब कार्बन और उसके यौगिक जो हैं उनके अंदर हमने पढ़ा था शुरू में कि कार्बन जो एक विशेष तत्व होता है उसके क्या विशेष गुण होते हैं जिसके कारण से वो अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। उन गुणों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके प्रकार या उनकी श्रेणियां। उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक जो हैं या हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो अचक्रीय प्रकार के भी हो सकते हैं या चक्रीय प्रकार के भी। और अचक्रीय प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम इसके बाद में अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे या अगला जो बिंदु पढ़ेंगे वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यानी कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण जो है वो किस प्रकार किया जाता है या किसी भी कार्बनिक यौगिक को नाम जो है वो कैसे दिया जाता है। तो नोट वगैरह करने के आधार पर देखें तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम एग्जाम्पल करेंगे, जो उदाहरण हम करेंगे उनसे ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। जो इसका जो तरीका होता है आपको वो चीज़ जो है वो समझनी है। तो उन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण वगैरह की हम बात करते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण हम करते हैं तो नामकरण की जो अलग अलग विधियाँ हैं या अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसमें सबसे पहले जो पद्धति है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है रूढ़ नाम पद्धति। अब रूढ़ नाम पद्धति जो है इसके अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है उसका नाम जो है वो दिया जाता है पारंपरिक जो विधि है या पारंपरिक जो तकनीक या पद्धति है उसके आधार पर। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो शुरुआत में ये पद्धति अपनाई गई थी, तो शुरुआत में कार्बनिक यौगिक को नाम जो है वो कैसे देते थे, वो कार्बनिक यौगिक जो उसकी विशेषता क्या है या फिर वो उत्पन्न किस प्रकार से होता है, इस आधार पर उनको नाम जो है वो दिया जाता था। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो इनमें ऐसे कार्बनिक यौगिक जो उनका प्राप्ति स्रोत होता है या उसके जो गुण होते हैं उसके आधार पर ये नामकरण जो है वो किया जाता था। अब यहाँ पर इसके आधार पर यदि हम देखें तो इसके जो उदाहरण हैं उनसे ये चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे पहला जो उदाहरण है वो हम देखते हैं CH4 का। ये एक सरल का हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। इसका जो नाम है वो है मार्श गैस। इसे मार्श गैस कहा जाता है। अब मार्श गैस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस गैस का जो प्राप्ति स्रोत है वो सामान्यतः जहां पर गंदगी जमा होती है या कीचड़ वगैरह जहां पर इकट्ठा होता है वहां उसका स्रोत होता है। तो ज्यादातर जो दलदली इलाके होते हैं जिनको मार्शी प्लेसेस कहते हैं, दलदल का मतलब मार्श होता है, तो दलदल या कीचड़ जमा रहता है जहां पर, जैसे नालियों में पानी रुका हुआ रहता है तो वो नालियों में बदबू आने लगती है। वो बदबू जिस गैस की आती है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है यह है। और इसीलिए मार्शी स्थान जो होते हैं, दलदली स्थान जो होते हैं वहां पर ये उत्पन्न होने वाली गैस थी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, मार्श गैस। तो इसका रूढ़ नाम, वैसे IUPAC नाम मेथेन है लेकिन इसका रूढ़ नाम जो है वो मार्श गैस है, क्योंकि ये दलदली स्थान जो होते हैं वहां पर उत्पन्न होने वाली गैसें होती है। इनका प्राप्ति स्रोत जो है वो ये हो गया। इसके बाद में दूसरी एक और यौगिक जो है उसकी हम बात करते हैं CH3OH। ये CH3OH जो है इसको कहा जाता है वुड स्प्रिट या फिर कास्ट स्प्रिट। तो इसे कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। अब इसे कास्ट स्प्रिट कहने का जो तात्पर्य है वो क्या होगा, क्योंकि ये काष्ठ या लकड़ी जो होती है उस काष्ठ के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। भंजक आसवन एक विशेष विधि है जिसमें किसी भी यौगिक को, जैसे काष्ठ स्प्रिट का भंजक आसवन कर रहे हैं तो काष्ठ को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उससे वाष्प निकलती है और वही वाष्प जो है वो क्या बनाती है, ये CH3OH या काष्ठ स्प्रिट बनाती है। तो काष्ठ के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, इसलिए इसे काष्ठ स्प्रिट जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा एक और यौगिक CH3COOH, इसकी हम बात करें, इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। इसका रूढ़ नाम जो है वो एसिटिक अम्ल है।
अब ये इसका नाम जो है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये मिलता है किसमें, सिरका जो होता है उसमें। तो सिरका जिसे एसिटम भी कहा जाता है लैटिन भाषा में, तो सिरके का एसिटम नाम होता है लैटिन भाषा में, और एसिटम में ये पाया जाता है या एसिटम से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम जो है वही क्या रख दिया गया, एसिटिक अम्ल। इसके अलावा एक और यौगिक HCOOH, इसे कहा जाता है फार्मिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है लाल चींटी जो होती है उसके दंश में। तो लाल चींटी जो काटती है, उसके काटने पर जो जलन महसूस होती है वो चींटी के दंश के कारण से उत्पन्न होती है या महसूस होती है, और चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, फार्मिका। तो इसे फार्मिका कहते हैं, और फार्मिका में ये मिलता है, इसलिए इसका नाम जो है वही क्या रख दिया गया, फार्मिक अम्ल। इसी तरह से एक और यौगिक CH2CH2COOH, इसे एक दूसरे तरीके से यूं भी लिखा जाता है CH2CHHCOOH। किताब में, बुक में जैसे ऐसे लिखा हुआ है, बात ये सेम ही है। तो ये जो यौगिक है, इस यौगिक का रूढ़ पद्धति में जो नामकरण है, वो रूढ़ पद्धति में इसका नाम जो है वो होता है लैक्टिक अम्ल। अब इसे लैक्टिक अम्ल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका जो प्राप्ति स्रोत है वो क्या है, दूध। ये दूध में मिलता है, या दही का जो दूध जब दही में बदलता है तो उसमें खट्टेपन का जो स्वाद आता है वो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। दूध को लैटिन भाषा में कहते हैं लैक्टम, और लैक्टम में मिलने के कारण से इसको नाम जो है वो क्या दिया गया है, लैक्टिक अम्ल नाम दिया गया है। तो कई बार छोटे प्रश्नों के रूप में ये पूछ लिया जाता है कि CH4 का रूढ़ नाम क्या है, मार्स गैस, और ये क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि दलदली स्थानों से प्राप्त होती है। HCOH का रूढ़ नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। क्यों, क्योंकि ये फार्मिका या चिंटी के दंश में पाया जाता है, या चिंटी के दंश से प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा है, फार्मिक अम्ल है। इस तरह से इनके ये रूढ़ नाम जो हैं वो प्रतिपादित किए जाते हैं। इसके अलावा रूढ़ नामकरण जो है वो कुछ जटिल यौगिक जो हैं उनके लिए एक और पद्धति जो है वो अपनाई जाती है। इसको भी हमें इस पाठ में एग्जाम्पल वगैरह जो हम करेंगे तो उससे वो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो उसमें आप यहाँ पर ध्यान में रख लें। इनके अनुसार यदि हम देखें तो कुछ विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं CH3 CH2 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 CH2, ये जो यौगिक, सॉरी लास्ट में CH3, ये जो यौगिक है इसकी संरचना कैसे बनाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ये पेंटेन है, पेंटेन क्यों कहते हैं वो भी नामकरण IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, उसके अनुसार देखेंगे। जिस यौगिक में 5 कार्बन होते हैं उसके लिए शब्द काम में लेते हैं पेंट, और एकल बंध है इसलिए एन और लगा देते हैं, तो ये हो गया पेंटेन। अब पेंटेन 5 कार्बन वाला जो यौगिक है उसे पेंटेन कहते हैं, लेकिन 5 कार्बन वाले यौगिक की संरचना जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो संरचना के आधार पर रूढ़ नामकरण की जो पद्धति है वो कैसे दी जाएगी उसके अनुसार देखें। यदि किसी 5 कार्बन वाले यौगिक की संरचना में 5 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हो तो उसे कहते हैं एन पेंटेन। एन का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल, सामान्य, तो ये एक सामान्य प्रकार का पेंटेन जो है वो हो गया। इसके बाद में एक दूसरी स्थिति इसमें यह हो सकती है कि CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये भी स्थिति इसमें हो सकती है। अब 5 कार्बन इसमें है तो ये भी क्या है, पेंटेन ही है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर उलट कर इस तरह से लिखें तो उसमें यूं लिख दिया जाएगा इसको CH3 CH3 CH CH2 CH3, बात वही है, सेम ही है। संरचना जो है वो किसी यौगिक के चाहे यूं लिख दें चाहे यूं लिख दें, पलट कर किसी भी तरह से लिख दें। अब इसमें 5 कार्बन है लेकिन लंबी श्रृंखला 4 कार्बन वाली है, एक शाखा के रूप में निकला हुआ है। अब शाखा के रूप में एक मेथेन समूह है निकला है या मेथिल समूह निकला होता है, तो भी 5 कार्बन है इसलिए इसे पेंटेन तो कहा जाएगा, लेकिन ये इससे अलग है, तो इसे अलग नाम जो है वो कैसे दिया जाएगा, इसके आगे लगा देंगे आइसो, ISO, या हिंदी में लिखते हैं तो आइसो शब्द जो है वो लगा दिया जाएगा। ये आइसोपेंटेन हो गया। तो आइसोपेंटेन जो है इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है। अब इसमें देखें तो इसमें किसी भी संरचना में देखें तो यूं मिलता है जैसे Y, इस तरह की संरचना मिलती है, और उसके आगे कार्बन कितने भी हो सकते हैं। कुल कार्बन गिनेंगे 2 CH3 समूह यहाँ होंगे और 1 CH समूह यहाँ होगा, आगे CH2 कितने भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर 5 हैं तो आइसोपेंटेन है, कुल मिलाकर 6 हो गए तो आइसोहेक्सेन हो जाएगा, कुल मिलाकर 4 हैं तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा।
इस तरह से इसका नाम देंगे। एक और संरचना की हम कल्पना यहाँ पर करते हैं। एक यौगिक इस तरह से है जिसमें एक मेथिल समूह CH3 यूं जुड़ा है, एक CH3 यूं जुड़ा है, एक CH3 यूं जुड़ा है, और फिर उसके बाद में आगे CH3 एक यूं जुड़ा है। अब इसमें भी कार्बन 5 है, तो इसका नाम भी क्या है, पेंटेन, लेकिन इसकी संरचना इससे अलग है। अब इसे इसमें किस प्रकार से हम शो करेंगे या किस प्रकार से इसका नाम देंगे, तो उसमें सीधा सा ध्यान में रखें, जिसमें इस प्रकार की संरचना मिलती है, ये समूह है जिसके अंदर पाया जाता है, उसको नाम दिया जाता है नियो। तो ये होगा नियोपेंटेन, तो इसे नियोपेंटेन कहा जाएगा, जबकि ये जो है वो क्या है, आइसोपेंटेन है। तो इस प्रकार की संरचना जिसमें मिले वो है आइसो, और इस प्रकार की संरचना जिसमें मिले जहां CH3 यूं हो और बीच में एक C हो और इसके आगे अन्य कार्बन हो, उसके अनुसार इस समूह को नियो नाम देते हैं। तो ये नियो, आगे कुल मिलाकर देखें कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन। कुल मिलाकर कार्बन जैसे मान लें कितने हो जाएं, ये तो नियो, और कुल मिलाकर कार्बन हो गए 6, तो इसको कह देंगे नियो हेक्सेन। 7 हो जाए तो नियो हेप्टेन। इस तरह से इनको ये नाम देते हैं। तो आइसो और नियो जो है, इसका अर्थ ध्यान में रखना है। आइसो, कोई भी यौगिक जो है उसमें आइसो शब्द लिखा हुआ आ गया तो उसके अनुसार इसे यूं लिखना है। अब ये नामकरण पेंटेन वगैरह और ये जो है वो IUPAC नामकरण हम पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा। तो उसके अनुसार जो है उनको हम पहले नामकरण वगैरह पढ़ लेंगे, फिर इस चीज को आइसो और नियो जो है, ये जो अवधारणा है नामकरण की, इसको हम बाद में और देखेंगे ताकि ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तो है नामकरण की रूढ़ नाम पद्धति। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी नामकरण की पद्धति जिसे कहा जाता है व्युत्क्रमण, जिसे कहा जाता है व्युत्पन्न नाम पद्धति। तो व्युत्पन्न नाम पद्धति जो है उसको हम पढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद में हमें व्युत्पन्न नाम पद्धति जो है इसको पढ़ते हैं। अभी तक का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह जो है वो नहीं रहने के कारण से थोड़ा सा जो धुंधला है वो आ गया है। अब लाइट आने के कारण से थोड़ा सा जो है वो क्लियर दिखाई देगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लाइट नहीं थी, इसके कारण से हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखे। तो इसको आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो, उससे थोड़ा सा वीडियो जो है वो क्लियर दिखने लगेगा। हाँ, तो इसके बाद में हम व्युत्पन्न नाम पद्धति जो है उसके बारे में पढ़ते हैं या उस पर आते हैं। व्युत्पन्न नाम पद्धति जो है इसके अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वो कैसे दिया जाता है। एक कार्बनिक यौगिक जो है उसको मुख्य यौगिक मान लेते हैं और फिर ये मानकर चलते हैं कि अन्य जो यौगिक है वो उससे बने हैं या उससे उत्पन्न हुए हैं, उसके अनुसार जो है फिर उनको वो नाम दे दिया जाता है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे CH4 ये जो है ये एक मुख्य यौगिक मान लिया और इसका नाम जो है वो क्या है, मेथेन है। अब ये मेथेन है, इस मेथेन में क्या होगा, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसमें से हाइड्रोजन हट जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा समूह आकर जुड़ जाए तो वो उसका व्युत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखें, इसमें से CH3 रह गया, एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पर CH3 यूं जुड़ गया। अब इस स्थिति में देखें तो ये मुख्य यौगिक मान लिया क्या है, मेथेन, और उसमें एक हाइड्रोजन की जगह ये जुड़ गया, इसका नाम दे देते हैं मेथिल। तो जो ग्रुप जुड़ा है उसका नाम देते हैं मेथिल और फिर मुख्य यौगिक का जो नाम है वो लिख देते हैं मेथेन। तो ये हो गया मेथिल मेथेन। अब यूं मान लें कि इसमें से एक नहीं 2 हाइड्रोजन हट जाएं और CH2 हो जाए और उसके साथ में क्या जुड़ जाए, CH3 यूं जुड़ जाए। तो अब इसके अनुसार देखें तो एक मेथेन मुख्य यौगिक था और इसके साथ में क्या जुड़ गया, 2 कार्बन जुड़ गए, 2 मेथिल समूह जुड़ गए, तो इसको हम कह देंगे मेथिल मेथिल मेथेन या डाई मेथिल मेथेन। एक और उदाहरण देखें, जैसे CH3 ये है और ये मुख्य यौगिक मान लिया और इसके साथ में मान लिया ये जुड़ गया CH2 CH3, ये मान लिया समूह है जो बाद में जाकर इससे जुड़ा है। अब इस समूह को कहते हैं एथिल, जिसमें 2 कार्बन उसे एथिल कहा जाता है। तो ये हो गया एथिल मेथेन। तो इसको ये व्युत्पन्न मानकर चलते हैं। इसमें 2 की जगह 3 कार्बन वाला समूह जुड़ जाए तो वो हो गया प्रोपिल और मेथेन। तो इस तरह से इनका नाम जो है वो दिया जाता है। या फिर जैसे CH 3 हाइड्रोजन हट गए, उसकी जगह पर CH3 यूं जुड़ गए, इसको कह देंगे 1 2 3 यानी ट्राई
ट्राइमेथिल और ये मुख्य यौगिक मान लिया मेथेन। अब यहाँ पर इसके अनुसार यदि हम देखें तो इसमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन बढ़ता है। इसका कारण देखें, जैसे यहाँ पर ये यौगिक हमने पढ़ा था CH3 CH2 CH3। अब इसके अनुसार देखें तो इसका नाम जो है वो क्या होता है एथिल मेथेन। और सेम ये की ये संरचना ये है, बस इसको हमने लिखने का तरीका अलग कर दिया, बाकी है तो वही CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसके अनुसार देखें तो इसमें हमने इसको मुख्य यौगिक मान लिया तो ये हो गया डाइमेथिल मेथेन, जबकि ये हो गया एथिल मेथेन। तो इसके अनुसार जो है वो जो इनके अनुसार यदि हम किसी यौगिक का नामकरण लिखते हैं या नाम देते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत जो है वो आती है या कुछ समस्याएं जो आती हैं जिसके कारण से यौगिक का सही नाम जो है वो नहीं क्लियर हो पाता या सही नाम स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये पद्धति जो है वो भी ज़्यादा मान्य नहीं है। तो इसके अनुसार देखें तो इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, जो किताब में या बुक में या नोट्स वगैरह में भी हो सारणी जो है वो बनाई हुई है, केवल उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें। बाकी जो है वो हमें उसके बाद में जो मुख्य नामकरण की पद्धति आती है उसको पढ़ेंगे, वही इसमें मैंने है अपने परीक्षा के लिहाज से। तो वो तीसरी जो नाम पद्धति है उसके ऊपर हमें तीसरी नामकरण की जो पद्धति है वो कहलाती है IUPAC पद्धति। अब IUPAC पद्धति जो है उसके अनुसार किसी भी यौगिक का नाम जो है वो कैसे लिखा जाता है उसको हम पढ़ेंगे। तो तीसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। इसमें कुछ नियम जो है वो बने हुए हैं और नियमों के अनुसार ही किसी भी यौगिक का नाम जो है वो लिखा जाता है। अब IUPAC की जो पद्धति है उसके अनुसार किसी भी यौगिक का नाम जो है वो कैसे लिखा जाएगा, उसके कुछ निश्चित नियम हैं और उसके 3 नियम हैं। तो उन तीनों नियमों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा एक छोटे प्रश्न के रूप में कई बार IUPAC का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो और ध्यान में रख लें। अंग्रेजी के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या अंतरराष्ट्रीय संगठन किसके लिए, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन के लिए। तो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वही क्या है, IUPAC है। एक संस्था बनी हुई है जिसमें कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का नाम कैसे लिखा जाए, वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाए, उसका वो निर्धारण करते हैं। तो वो IUPAC पद्धति कहलाती है। तो इस IUPAC पद्धति जो है इसको हम पढ़ेंगे। अब IUPAC पद्धति के अनुसार किसी भी यौगिक का नाम जो है वो 3 चरणों में लिखा जाता है। पहला जो चरण है उसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो लिखा जाता है उसका पूर्व लग्न, यानी किसी भी यौगिक का नाम 2 नाम को साथ में जोड़कर लिखा जाता है। पहला नाम जो है वो पूर्व लग्न होता है और दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, अनुलग्न। अब एक कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न का नाम जो है वो क्या लिखेंगे या पूर्व लग्न कौन सा लिखेंगे, उसका निर्धारण जो है वो होता है उस यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर, उसमें कार्बन कितने हैं इसके आधार पर। और अनुलग्न जो है उसका निर्धारण किया जाएगा उस यौगिक में उपस्थित यौगिक में जो कार्बन हैं उन कार्बन के मध्य पाए जाने वाले बंध के आधार पर, मध्य उपस्थित बंध के आधार पर ये अनुलग्न लिखा जाएगा। और फिर इसके बाद में पूर्व लग्न और अनुलग्न जो है उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। पूर्व लग्न को पहले लिखते हैं, अनुलग्न को बाद में लिखते हैं और उनको जोड़कर जो ये नाम आता है वही यौगिक का पूरा नाम होता है। तो इस आधार पर ये चीजें होगी। अब यहाँ पर ये चीजें पूर्व लग्न अनुलग्न जो है वो इस नामकरण का पूरा आधार है और इसके आधार पर इस पाठ में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कोई यौगिक दे दिया जाता है या उसका सूत्र दे देते हैं और उसका नाम पूछते हैं या उसकी संरचना पूछते हैं। तो उन सारी चीजों को हम पढ़ें तो उससे पहले ये पूर्व लग्न या अनुलग्न जो है वो होते क्या है कार्बन की संख्या के आधार पर, उसको याद करना जरूरी है और उसको आप रट के याद कर लें। जैसे सबसे पहले हम देखें पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर होगा। अब किसी भी यौगिक में पूर्व लग्न कौन सा आएगा उसका निर्धारण हम कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे कि उस यौगिक में कार्बन कितने हैं उसके आधार पर। कार्बन की संख्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। यदि कार्बन 1 है
तो पूर्व लग्न जो है वो लिखा जाता है मेथ। यदि कार्बन 2 हैं तो पूर्व लग्न लिखा जाता है एथ। कार्बन 3 होने पर हो जाएगा प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ओक्टे और 9 होने पर नॉन और 10 होने पर डेक। ये जो हैं वो पूर्व लग्न लिखे जाते हैं। तो पूर्व लग्न 10 पूर्व लग्न आपको याद करने हैं। अब इनको आप याद कैसे करते हो? यूं लगेगा जैसे इसमें कंफ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधा सा यूं रट के याद कर लें। जैसे आप शुरुआत में जब आपने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था तो उसमें आपने गिनती जो है वो पढ़ी थी। तो गिनती में जैसे आप गणित में पढ़ते हैं तो इनको ये जैसे लिखा हुआ मिलता है तो इसको आप कहते हो 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हो। इसको हिंदी में हम लिखें तो हिंदी में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखते हैं। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आपके लिए नॉर्मल सी बात है कि अंग्रेजी में गणित में तो लिखा जाएगा ऐसे, हिंदी में लिखा जाएगा ऐसे, अंग्रेजी में लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे ही लैटिन भाषा के शब्द हैं ये, तो इनको आप इसके अनुसार याद कर लें। जैसे गणित में याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यूं, इसी तरह से सीधा सा याद रखें मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, सीधा सीधा हो गया। एक बार फिर से देख लें मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटे, पेंटे, हेक्से, हेप्टे, ऑक्टे, नॉन और डेक। ये जरूर याद रखें, ये नामकरण का मुख्य आधार है और इसी के ऊपर आगे का पार्ट जो है वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो इनको जरूर से ध्यान में रखें। अब इसके बाद में दूसरी चीज जो आती है वो क्या है, अनुलग्न के बारे में। किसी भी यौगिक में जब हम उसका अनुलग्न लिखते हैं तो वो किसके आधार पर लिखते हैं, बंध के आधार पर। अनुलग्न 3 होते हैं, एन, इन और आइन। एन लिखा जाता है एकल बंध के लिए, इन द्विबंध के लिए, आइन त्रिबंध के लिए। जब भी किसी यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो उसमें अनुलग्न एन आएगा, द्विबंध होने पर इन आएगा, त्रिबंध होने पर आइन आएगा। अब इनको भी आपको ध्यान में रखना है, तो उसमें सीधी सी चीज जो है वो ही ध्यान में रख लें। जैसे अंग्रेजी में, अंग्रेजी की भाषा में कुल मिलाकर जो 26 अक्षर होते हैं उसमें से 21 जो हैं वो तो होते हैं व्यंजन, 5 होते हैं स्वर। और स्वर कौन से हैं आपको याद होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब इनमें शुरुआत के 3 स्वर कौन से हैं, ए, ई, आई। ठीक है, तो ये ए है, आगे न लगा दिया, तो पहला स्वर, पहला बंध, पहला अनुलग्न। तो एकल बंध है तो पहला स्वर यानी एन, द्विबंध है तो इन और त्रिबंध है तो आइन। इसको हिंदी में लिखा है, बाकी लिखने में यूं भी तो लिख सकते हैं एन, इन और ये क्या है, आइन। तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध के लिए अनुलग्न आ जाएंगे एन, इन, आइन। बाकी ऐसे लिखना नहीं है, लिखना ऐसे ही है, ये तो केवल समझाने के लिए बताया है। तो 3 जो है वो अनुलग्न लिखे जाते हैं 3 बंध के आधार पर, एकल बंध के लिए एन, द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आइन। तो एक ये जो सारणी है इसको भी आप जरूर से याद कर लें। इसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का जब भी हम नामकरण लिखते हैं तो वो नामकरण लिखा जाता है कार्बन की मुख्य श्रृंखला के आधार पर। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं वो गिन लिए, उसके आधार पर पूर्व लग्न लिख दिया। उस मुख्य श्रृंखला में जितने भी कार्बन हैं उनके बीच में बंध कौन सा है उसके आधार पर उसका क्या लिख दिया, अनुलग्न लिख दिया। और पूर्व लग्न और अनुलग्न को एक साथ जोड़कर पूरा नाम लिख दिया। लेकिन कई बार कुछ कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों में साथ में जो मुख्य श्रृंखला होती है उस मुख्य श्रृंखला के साथ साथ में कुछ प्रतिस्थापी समूह जो हैं वो भी जुड़े हुए रहते हैं। अब प्रतिस्थापी समूह जो है उनका नाम हम कैसे लिखेंगे उसको और ध्यान में रखें। अब प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या होगा, जैसे ये देखें, ये है CH3CH, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। ये एक कार्बनिक यौगिक है।
अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसमें कार्बन कितने गिन लें? 1 2 3 4, तो इसका पूर्व लग्न जो है वो क्या आ जाएगा? ब्यूट। जो याद किया उसके अनुसार 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। और बंध कौन सा है? एकल बंध, कहीं पर भी द्विबंध नहीं है। एक भी जगह द्विबंध हो तो इन, त्रिबंध हो तो आइन आएगा, लेकिन यहाँ तो कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे? एन। अब इसके अनुसार इसका नाम दें तो एक साथ जोड़कर नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है। ये तो हो गई एक सीधी श्रृंखला। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, जब हाइड्रोजन एक सामान्य यौगिक में से या सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है उसमें से कोई हाइड्रोजन हट जाए, जैसे 2 हाइड्रोजन है इसमें से एक हट जाए और उसके स्थान पर ये आ जाए, तो ये इसमें शाखा के रूप में निकल गई। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापी। तो इस प्रतिस्थापी का नाम जो है वो अलग देना पड़ेगा और मुख्य श्रृंखला का नाम जो है वो अलग देना पड़ेगा IUPAC के अनुसार। तो मुख्य श्रृंखला में तो 4 ही कार्बन है, लंबी से लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की है, ये चीज इसमें प्रतिस्थापी हो गई, तो इसका नाम तो ब्यूटेन हो गया। पहले उससे प्रतिस्थापी का नाम जो है वो और लिखा जाएगा। और प्रतिस्थापी जो है CH3 हो तो उसके लिए लिखा जाता है मेथिल। तो ये प्रतिस्थापी कौन से होते हैं और उनको क्या नाम लिखा जाता है, तो उसको ध्यान में रख लें। तो प्रतिस्थापियों के नाम, प्रतिस्थापी कौन सा है और उसका नाम क्या लिखा जाएगा वो। यदि प्रतिस्थापी ये है तो इसको लिखेंगे मेथिल। इसको भी एक बार याद कर लेना, बाद में इसके अनुसार नामकरण वगैरह कैसे करते हैं तो वो हम उदाहरणों से पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो CH2 CH3 हो तो उसे हम कहते हैं एथिल। CH2 CH2 CH3 हो, 3 कार्बन हो गए तो हो गया प्रोपिल। इस तरह से हो गया CH3 CHA CH3 और ये जुड़ा हो तो 3 कार्बन है लेकिन आइसो के रूप में है, तो इसको कहा जाएगा, प्रतिस्थापी समूह को कहा जाएगा आइसोप्रोपिल। सीधे कार्बन 4 हैं तो आइसोब्यूटिल, वाई के रूप में है तो सीधे कार्बन 4 हो तो ब्यूटिल हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह का नाम, और वाई के रूप में हो 4 जैसे यूं CH2 इस तरह से जुड़ा हो तो वो आइसोब्यूटिल हो जाएगा, ये आइसोप्रोपिल है। ठीक है, इसी तरह से प्रतिस्थापी समूह Br, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन हो सकते हैं। यदि ब्रोमीन हो तो हम लिखते हैं ब्रोमो, आयोडीन हो तो लिखते हैं आयोडो, क्लोरीन हो तो लिखते हैं क्लोरो और फ्लोरीन हो तो लिखते हैं फ्लोरो। तो ये प्रतिस्थापी समूह के नाम। NO2 भी हो सकता है, प्रतिस्थापी समूह है तो उसको हम लिखेंगे नाइट्रो। तो ये प्रतिस्थापी समूह की जो सारणी है वो भी नोट्स वगैरह में आपको नोट करवाई हुई है, आप उसको भी याद कर लें। अब इनके अनुसार नामकरण, इन तीनों चरणों को अपनाते हुए फिर नामकरण लिखते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का। उन नामकरण के जो तरीके हैं वो क्या होंगे, उसके लिए हाइड्रोकार्बन की तीनों श्रेणियां। एल्केन का नामकरण कैसे होगा उसको हम अलग से पढ़ेंगे, एल्कीन का नामकरण कैसे होगा उसको हम अलग पढ़ेंगे, और एल्काइन का नामकरण जो है वो कैसे किया जाएगा उसको हमें अलग पढ़ेंगे। तो इनके बारे में आगे की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए आगे की क्लास यदि हमें पढ़नी है या नामकरण को समझना है तो 3 चीजों की जो सारणी बताई है वो जरूर याद कर लें। एक पूर्व लग्न वाली सारणी, मेथ एथ प्रोप। जैसे प्रोप आ गए तो प्रोप का मतलब सीधे ध्यान में आपको आना चाहिए कि प्रोप का मतलब कार्बन 3 होते हैं। ऑक्ट आ गया मतलब 8 कार्बन की बात हो रही है। या फिर एन इन आइन, इन जैसे नाम लिया सीधे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध की बातें हो रही है। एन है तो एकल बंध की हो रही है, आइन है तो त्रिबंध की बात हो रही है। और ये नाम जैसे लिखे हों तो मेथिल का मतलब CH3 या CH3 का मतलब मेथिल, दोनों तरीकों से। ये एथिल या फिर एथिल का मतलब CH2 CH3, या फिर क्लोरो का मतलब Cl, Cl का मतलब क्लोरो। ये जो है वो भी आपको रट के याद करने पड़ेंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं वो आप इनको जरूर से याद कर लें। कल हम नामकरण जो है उन यौगिकों का अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।